whatever the result of the mission that brought me to London. गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ एक प्रॉब्लम और थी कि इसको सही तरीके से लोगों को समझाया नहीं जा पा रहा था। लोग इसको अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, अवध के बाबा रामचंद्र जी जो थे, उन्होंने अपने लोगों से कहा कि गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब है कि अपने लैंडलॉर्ड को रेंट देने से मना कर दो। साथ ही साथ बाबा रामचंद्र जी ने बहुत सारे नाई धोबी बांध ऑर्गेनाइज किए, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि आप ब्रिटिशर्स के बाल काटना छोड़ दीजिए, उनके कपड़े धोना छोड़ दीजिए। लेकिन धीमे धीमे करके ये जो मूवमेंट था अवध में, ये वायलेंट होता चला गया और लोगों ने तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के घरों को, उनके खेतों को अटैक करना चालू कर दिया। ऐसा ही एक और किस्सा आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में देखा गया, जहां पर एक फोक हीरो थे जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू जी। दरअसल प्रॉब्लम ये थी कि जो गुडेम हिल्स थी, ब्रिटिशर्स ने वहां के ट्राइबल लोगों को वहां से हटने को कह दिया। उनसे कहा कि अब आप यहाँ के रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकते। अलूरी सीताराम राजू जी गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। बस उनको ये लगता था कि गांधी जी की एक बात गलत है कि नॉन वायलेंस से हम अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर का पाथ अपनाया और उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया, ब्रिटिश पुलिस स्टेशंस के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया। इवेंचुअली ब्रिटिशर्स ने अलूरी सीताराम राजू जी को पकड़ लिया और 1924 में उनको एग्जीक्यूट कर दिया। हद तो तब हो गई जब फरवरी 1922 में कुछ सत्याग्रही ने गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस स्टेशन को घेर लिया और उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस इंसिडेंट में 22 पुलिस वाले मारे गए। और जैसा कि मैंने आपको पहले से बता रखा है कि गांधी जी को वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। देश में फैल रही इस तरीके की घटनाओं से चिंतित होकर आखिरकार गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। इसके बाद लेकर आए ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसके कुछ मेन पॉइंट इस प्रकार थे। इस एक्ट में भारतीयों को अब वोट देने का अधिकार था। यही नहीं, अब भारतीय इलेक्शन में खड़े भी हो सकते थे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में यह कहा गया कि हम 10 साल बाद इस एक्ट का रिव्यू करेंगे, यानी कि 1929 में। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में इंडियंस को भी अलाउ कर दिया गया कि अब आप भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो कांग्रेस में दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप वो था जो कहता था कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमारी खुद को हमें स्वराज चाहिए। ऑन द अदर एंड दूसरा ग्रुप ये था जो कहते थे कि नहीं, हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पावर में आना चाहिए और फिर चेंजेस लाने चाहिए। आखिरकार 1923 में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए और मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जैसे बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से एक पार्टी अलग कर दी जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और इन्होंने कहा कि अब हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में एक पॉइंट ये भी कहा गया था कि 10 साल बाद इस एक्ट का रिव्यू होगा। लेकिन उससे पहले ही ब्रिटिशर्स ने टीम इंडिया भेज दी जिसका नाम था साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन का काम था कि आपको इंडिया में आके चेक करना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के जो प्रावधान थे वो सब कुछ ठीक थे कि नहीं और इंडियंस खुश है कि नहीं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी कि इसमें एक भी इंडियंस नहीं थे। तो हमें ये बात मालूम थी कि ये लोग कभी मानेंगे ही नहीं कि ये एक्ट भी खराब है, जिसके कारण जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो भारतीयों ने साइमन गो बैक के नारे से उसका स्वागत किया। फन फैक्ट, क्या आपको पता है साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहरल्ली जी ने दिया था। साइमन कमीशन को मिले बैकलैश के कारण ब्रिटिशर्स घबरा गए और उन्होंने अक्टूबर 1929 में भारत को डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया और यह भी कहा कि हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसके लिए आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करने लंदन आना होगा। कांग्रेस ने इस प्रपोजल को पूरी तरीके से ठुकरा दिया और लाहौर सेशन में दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी और कहा आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन कांग्रेस के इस कॉल को ज्यादा अटेंशन नहीं मिला, जिसके बाद 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक खत लिखा। इस खत के अंदर 11 डिमांड्स थी और गांधी जी ने कहा कि अगर ये 11 डिमांड्स फुलफिल नहीं करी तो मैं एक नेशन वाइड मूवमेंट चलाऊंगा जिसका नाम होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बेसिकली ये एक तरीके का अल्टीमेटम था लॉर्ड इरविन को कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो अब हम और भी खतरनाक मूवमेंट लेकर आएंगे आपके लिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कुछ अलग था। फॉर एग्जांपल, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी कहते थे ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट मत करो,
ब्रिटिशर्स की अगर नौकरी करते हो तो छोड़ दो, उनके इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो छोड़ दो। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी कहते थे कि जो कॉलोनियल लॉज हैं, जो इस देश को तोड़ रहे हैं, उन लॉज को मानने से भी इनकार कर दो। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की बात को हल्के में लिया और गांधी जी की 11 डिमांड्स को ठुकरा दिया, जिसके बाद गांधी जी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ साबरमती के अपने आश्रम से एक यात्रा शुरू करी, जो कि एक कोस्टल टाउन दांडी तक गई। गांधी जी जब दांडी गए तो उन्होंने समुद्र के अंदर से पानी निकाल के उसको बॉईल करके नमक बनाया, क्योंकि उस टाइम पर एक कॉलोनियल लॉ ये भी था कि हम इंडियंस नमक तक नहीं बना सकते थे। और गांधी जी ने यही लॉ तोड़ना क्यों सही समझा? क्योंकि गांधी जी को लगता था नमक तो हर इंसान खाता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। और इस तरीके से नमक तोड़कर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया था। फिर क्या था? ब्रिटिशर्स ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने कहा आप हमारे लॉज कैसे तोड़ सकते हो, और उन्होंने लोगों को अरेस्ट करना चालू कर दिया और फायरिंग करना चालू कर दिया। ब्रिटिशर्स इतने वायलेंट हो गए थे कि फिर 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने फिर से इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया और गांधी इरविन पैक्ट के अंतर्गत गांधी जी ने कहा कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करता हूं, और साथ ही साथ आपकी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें पहली वाली में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था, दूसरी में जरूर मैं आपके साथ पार्टिसिपेट करने चलूंगा। याद रहे टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें से सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। ऑन द अदर हैंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मुस्लिम लीग ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था। गांधी इरविन पैक्ट के मुताबिक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी लंदन गए। Whatever the result of the mission that brought me to London, I know that I shall carry with me the pleasantest memories of my stay in the midst of the poor people. लेकिन जब वो वहां गए तो उनको पता चला कि वेस्टेज ऑफ टाइम था। तो जब वो वहां से वापस आए तो उनको पता चला कि ब्रिटिशर्स ने उनको चाल में फंसा लिया है। यहाँ पर कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और साथ ही साथ कांग्रेस को एक इलीगल पॉलिटिकल पार्टी घोषित कर दिया गया था। गांधी जी ने सोचा मैं फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करूंगा, लेकिन इस बार गांधी जी के इस कॉल पर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि इससे पहले ये सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर चुके थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर चुके थे, इवन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी कॉल ऑफ कर चुके थे। तो जब गांधी जी वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेकर आए तो लोगों ने गांधी जी के इस कॉल पर इस बार रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया। इधर 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास कर दिया था और ब्रिटिशर्स से कहा था अब बस बहुत हो गया और आपको अब हमारा देश खाली करना पड़ेगा। इसके एक महीने बाद यानी 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अपना फेमस स्पीच दिया था डू और डाई। उधर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था। इस वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन के इतने रिसोर्सेज खर्च हो गए थे कि अब वो भारत जैसी बड़ी कॉलोनी को अपने कब्जे में रखने के लिए ना उनके पास पैसा था ना उनके पास बल था। इधर भारतीयों का क्रोध भी आसमान चढ़ रहा था, जिसके बाद उन्होंने ये ठाना कि हम भारत को अब आजादी दे देंगे। On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings, heartfelt wishes.